हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड के नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी सेकंड यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके बारे में मोस्ट ऑफ द टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। आज ये है लेक्चर सेकंड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे गैसेस की। तो गैसेस क्या होती है ये हमने पहली वीडियो में देख लिया था कि गैसेस वो सब्सटेंस है जिनका कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई साइज फिक्स नहीं है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर हम गैस को रूम में भरते हैं तो वो क्या है, पूरे रूम का ही स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसका एक मॉलिक्यूल कहीं जाएगा, एक मॉलिक्यूल कहीं जाएगा, तो ऐसे क्या है, वो पूरा ही जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेती है। उनकी कोई शेप या साइज फिक्स नहीं होता। जैसे कि हमने इस कंटेनर में गैस भर दी, तो अब इसमें क्या है, जो एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, ये यहाँ पे, तो मतलब कि वो पूरे ही जो कंटेनर है उसको ऑक्यूपाई कर लेगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और ये क्या है, कंप्रेसिबल है। अगर हम इनको यहाँ से कंप्रेस करेंगे तो ये क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आएगी, इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। तो यानी कि जो कंप्रेस करने पे क्या है, ये कंप्रेस हो जाती है। अगर वो इतनी है तो इतनी रह जाएगी, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या है, सारे एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, यानी कि ये कंप्रेसिबल होती है। और इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, यानी कि पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है। Gases are the substances that neither have fixed shape nor fixed volume. They are highly compressible and have very weak intermolecular force. कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं जो गैसेस की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, फर्स्ट वन इज प्रेशर, देन टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इनको इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो क्या है, गैसेस है उनकी प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है। तो यानी कि ये जो पैरामीटर्स हैं वो गैसेस की प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालते हैं। अब इन्हीं पैरामीटर के बेस पे कुछ हमें गैस ला दिए गए थे, अलग अलग साइंटिस्ट ने इन्हें दिया था। द गैस ला, several laws that are used to describe behavior of gases are as follow. ये लॉ जो थे वो गैसेस के बिहेवियर को बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए दिए गए थे। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ ने बताया, दिस लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर को छोड़ दो कि वो क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू जो है वही रहेगी, चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, यानी कि अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। अगर हम देखें तो इसको P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, अगर हम ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये क्या होगा, P2 V2 अपॉन में V1, यानी कि ये क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमें दो गैस दी हुई है, एक का प्रेशर और वॉल्यूम हमें बताया है, एक का प्रेशर या फिर वॉल्यूम में से एक चीज़ बताई है, तो हम दूसरे को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बॉयल्स लॉ ने बताया था कि वॉल्यूम और जो प्रेशर है वो एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और किस कंडीशन में, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, दिस लॉ स्टेट्स दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। चार्ले ने कहा कि जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। और प्रेशर क्या है, उस कंडीशन में कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 अपॉन में T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में T2। अगर ये T1 यहाँ पे जाता है, ये डिवाइड में, यहाँ जाके क्या है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो V1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा जा सकता है ना T1 के, इसीलिए। देन एक लॉ है गे-लुसैक लॉ, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ आइडियल गैस लॉ। ये स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम को
हमने कांस्टेंट रखा हुआ, बाकी जो 3 लॉ हैं उनमें हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट नहीं रखा, बाकी टेम्परेचर या प्रेशर में से कोई ना कोई चीज़ कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया है। और इन्होंने बताया इट स्टेट दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, या फिर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट लॉ है एवोगैड्रोज लॉ। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जो गैस का वॉल्यूम है वो नंबर ऑफ मोल्स, जो उसमें जितने मोल्स प्रेजेंट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसमें क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ही कांस्टेंट रखा गया है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को ही कंसीडर करते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, या फिर V1 अपॉन में N1 इज इक्वल टू V2 अपॉन में N2। ये जो हमने ये वाली इक्वेशंस यूज़ की हैं वो इसलिए हैं कि अगर हमें 2 गैसेस दी जाती है और उसकी हमें एक चीज़ को फाइंड आउट करना है, मान लो कोई गैस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो इसका हमें प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, और इसका हमें प्रेशर नहीं पता है, वॉल्यूम हमें पता है। तो हम इसको P1 V1 अपॉन में P2 V2 ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें P1 इसका है, तो हम इसको क्या है P2 यहीं रख के P1 अपॉन में V1 अपॉन में V2, तो हम ऐसे क्या है एक चीज़ को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसीलिए इनको ऐसे रख। अदरवाइज जो ये चीज़ है वो हमें उस लॉ ने बताई थी। ये हमारे 4 लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ले, गे-लुसेक और एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट है द आइडियल गैस इक्वेशन। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे हमें जो हमने लॉ पढ़े हैं गैसेस के उन्हीं का एक कॉम्बिनेशन फॉर्म है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द गैस लॉ एंड दिस इक्वेशन डिस्क्राइब द फिजिकल बिहेवियर ऑफ ऑल गैसेस। जो लॉ थे हमें वो क्या है, गैसेस के बिहेवियर के बारे में बता रहे थे। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, जो हमने लॉ डिस्कस किए उन्हीं को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन बना ली जो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रही है गैसेस की। हमने लॉ पढ़ी, बॉयल्स लॉ क्या है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ले लॉ क्या है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और एवोगैड्रो लॉ में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इसको हम तीनों लॉ को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या है, जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट लगाना है R एन टी अपॉन में P। ये जो R है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर P क्या है ये पूरी डिवाइड में है तो यहाँ इधर अगर ये मल्टीप्लाई में चला जाए PV इज इक्वल टू nRT। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। ये इसमें बताया है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो ये हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद हमने जब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हमने यहाँ कांस्टेंट लगाया R जो कि है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन ये है। यहाँ पे P क्या है, प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर। आइडियल गैस इक्वेशन, बहुत कम ऐसी गैसेस है जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है पूरी तरीके से, क्योंकि ज्यादातर चीजें आइडियल नहीं होती हैं, वो रियल होती हैं, यानी कि नॉन आइडियल रहती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरोसोल्स। एरोसोल्स इज अ सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल इन अ गैसियस मीडियम। ये क्या है, सॉलिड या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स को गैसियस मीडियम में मिक्स किया हुआ है, यानी कि ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है मान लो, वैसे ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सस्पेंशन है। तो इस सॉलिड या फिर लिक्विड को गैस फेज में मिक्स कर देते हैं तो क्या बनता है, एरोसोल्स। एंड सच अ प्रोडक्ट ड्रग इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड इन लिक्विफाइड गैसेस। जो हम यहाँ पे गैसेस यूज करते हैं वो लिक्विफाइड होते हैं, यानी कि उनको हम गैस को हम लिक्विफाइड कर सकते हैं। अगर हम उस पर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस क्या है, लिक्विफाइड हो जाती हैं। तो लिक्विफाइड गैस के अंदर हम सॉलिड या फिर लिक्विड के पार्टिकल्स को डिसॉल्व करवाते हैं
तो प्रिपरेशन जो तैयार होती है वो क्या है, एराजोल्स। एराजोल्स कुछ नहीं है, आपने जर्नली देखा है, जो डीओ हम यूज करते हैं पेन रिलीफ के लिए, हम स्प्रे वगैरह जो यूज करते हैं, कहीं मोच वगैरह आ जाती है तो जैसे मूव स्प्रे या फिर हिट इंसेक्टिसाइड हो गया, डीओ या रूम फ्रेशनर हम जो यूज करते हैं वो सब क्या है, एराजोल्स के ही एग्जाम्पल है। एराजोल्स के एडवांटेज क्या क्या हैं, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग हम डालते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं, वो क्या है, बिल्कुल फास्टली हो जाती है। क्विक टू यूज, इजी है यूज करने के लिए, हम क्या है स्प्रे करेंगे वो काम हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, ये कई बार क्या है जो स्प्रे वगैरह हम यूज करते हैं या डीओ वगैरह भी जो यूज करते हैं वो एलर्जी रिएक्शन कोज करते हैं, कई बार क्या है बर्न सेंसेशन होनी शुरू हो जाती है। एक्सपेंसिव एंड अदर डिज़ाइन इशू, ये क्या है, थोड़ी एराजोल्स जो होते हैं, मूव स्प्रे है, वो अदर प्रिपरेशन से थोड़ी महंगी होती है। और डिज़ाइन इशू है, यानी कि इनको बनाने के टाइम थोड़े इशू आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनहेलर। कभी आपने देखा हो जो अस्थमैटिक पेशेंट है वो क्या है, अस्थमा पंप का यूज करते हैं, तो वो अस्थमा पंप क्या है, इनहेलर ही होता है, जिसमें जो मेडिसिन या फिर ड्रग होती है उसको इनहेल किया जाता है माउथ के थ्रू। एंड इनहेलर इज अ मेडिकल डिवाइस विच इज यूज टू डिलीवर द ड्रग और मेडिसिन डायरेक्टली इनटू द लंग्स। जो इनहेलर है वो एक तरह का मेडिकल डिवाइस है जो हम ड्रग को डिलीवर करने के लिए यूज करते हैं, और जो ड्रग है वो कहाँ, डायरेक्टली माउथ से लंग्स में ही जाती है, कहीं इधर उधर नहीं जाती, मतलब कि लंग्स में ही सीधा जाएगी। मेडिसिन इनहेल्ड इन माउथ बाय इनहेलर, हम इनहेलर से क्या है माउथ के अंदर जो ड्रग है उसको ले लेते हैं और वो क्या है लंग्स में चली जाती है। इट इज मेनली यूज टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिसीज, जिनको सांस की या फिर रेस्पिरेशन की कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, उनके लिए यूज होता है, लाइक अस्थमा या फिर सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। सीओपीडी के बारे में आप आगे फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ोगे। एग्जाम्पल अस्थमा पंप। ग्लासी स्टेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट कंबाइन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल एंड लिक्विड्स। जो ग्लासी स्टेट है एक ऐसी स्टेट है मैटर की जिसके अंदर सॉलिड, क्रिस्टल और लिक्विड्स की दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती है, यानी कि ये क्या है दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है। प्रॉपर्टी जो ग्लासी स्टेट में क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकली रिजिडिटी होती है, यानी कि जैसे सॉलिड क्रिस्टल्स क्या है रिजिड होते हैं, वैसे ही ग्लासी स्टेट में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो भी रिजिड होती है मैकेनिकली। और लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है, रैंडम अरेंजमेंट, जैसे कि लिक्विड के पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड के पार्टिकल तो बिल्कुल अच्छे से अरेंज होते हैं, ऐसे कि उनका एक फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है रेगुलर, और लेकिन जो लिक्विड के पार्टिकल क्या है वो इरेगुलर अरेंजमेंट शो करते हैं, कहीं छोटे बड़े पार्टिकल होते हैं। तो जो ग्लासी स्टेट में है लिक्विड की तरह मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है। और सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो जैसे सॉलिड रिजिड होते हैं वैसे ही ग्लासी स्टेट भी क्या है रिजिड होती है। ऑल्सो नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड, इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि लिक्विड क्या है, हम लिक्विड से सॉलिड में जाएंगे, जब क्या है लिक्विड से सॉलिड में जाते हैं तो क्या है कूल करते हैं हम उसको, और उसको हम एक्स्ट्रा कूल करते हैं तो क्या है वो सुपर कूल्ड लिक्विड हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जब हमने लिक्विड को कूल किया तो वो सॉलिड स्टेट में चली गई, सॉलिड को हमने मतलब और भी ज्यादा कूल कर दिया तो वो क्या है सुपर कूल्ड स्टेट में है। ग्लास इज अ नॉन क्रिस्टलाइन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि इक्विलिब्रियम में भी नहीं होती और क्रिस्टलाइन भी नहीं है। दिस आर जनरली फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग क्रिस्टलाइन मटेरियल, हम क्या है क्रिस्टलाइन मटेरियल को क्रिस्टल्स लेते हैं उनको मेल्ट करते हैं अच्छे से, उनको जब हम मेल्ट करेंगे हाई टेम्परेचर रख के, उसके बाद क्या है वो मेल्ट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और उसके बाद क्या है हम उनको कूल करते हैं और कूल करने के बाद ग्लासी स्टेट फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल और मेसोफेज। जो लिक्विड क्रिस्टल है उसको हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहते हैं। तीन स्टेट हमने पढ़ी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन जो लिक्विड क्रिस्टल है इसको फोर्थ स्टेट कहा गया है मैटर की, या फिर इसको हम मेसोफेज के नाम से भी जानते हैं। इट इज द स्टेट दैट अकर्स बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। ये क्या है वो स्टेट है जो सॉलिड और लिक्विड के बीच में आती है। जैसे कि सॉलिड क्या है लिक्विड में कन्वर्ट होता है, हमें पता है ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो बीच में क्या है एक और स्टेट आती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल, और उसके बाद क्या है ये लिक्विड में कन्वर्ट होता है। यानी कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसी बीच में एक स्टेज आती है जिसको हम क्या बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। इट पोसेस करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ लिक्विड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनके अंदर क्या है सॉलिड की और लिक्विड दोनों की क्या है प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज शो करता है ये। दे हैव ऑर्डर अरेंजमेंट लाइक सॉलिड, जैसे कि सॉलिड क्या है बिल्कुल अच्छे से अरेंज्ड होते हैं सॉलिड के पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल की कुछ इस तरह की।
सारे पार्टिकल्स बिल्कुल अच्छे से अरेंज होते हैं, वैसे ही क्या है लिक्विड क्रिस्टल में भी पार्टिकल्स सॉलिड की तरह ही अरेंज होते हैं। और लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने कहा कि लिक्विड और सॉलिड दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर। तो सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज शो करता है कि उसके अंदर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर होती है सॉलिड की तरह, और लिक्विड की तरह इनके पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी है, यानी कि ये लिक्विड की तरह ही, लिक्विड क्या है फ्लो कर सकता है, तो जो लिक्विड क्रिस्टल हैं वो भी क्या है फ्लो करने के लिए एबल होते हैं। दे हैव एबिलिटी टू फ्लो लाइक लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, इसको हम कॉम्प्लेक्स फ्लूइड भी कहते हैं। इसमें क्या है, दीज आर द बाइनरी मिक्सचर दैट हैव को एग्जिस्टेंट बिटवीन टू फेजेस, यानी कि दो फेजेस हैं, दो फेजेस का ये मिक्सचर होता है। जैसे कि मान लो दो स्टेट कौन सी हैं, पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ लिक्विड और गैस की बात हो रही है, लिक्विड और गैस। अब लिक्विड के साथ क्या है, गैस भी कंबाइन हो सकती है, ठीक है, ये केस भी हो सकता है, या फिर लिक्विड के साथ क्या है सॉलिड भी कंबाइन हो सकता है। अब गैस के साथ क्या है, लिक्विड भी कंबाइन हो सकता है, गैस के साथ क्या है सॉलिड भी कंबाइन हो सकता है, यानी कि कुछ इस तरह से क्या है लिक्विड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ये मिक्सचर है लिक्विड का और गैस का किसी और के साथ, लिक्विड या फिर गैस के अंदर जब हम किसी और चीज को ऐड कर देते हैं तो वो एक मिक्सचर फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड कॉम्प्लेक्स। अब लिक्विड के साथ में भी गैस भी ऐड किया जा सकता है, लिक्विड के साथ सॉलिड भी ऐड कर सकते हैं, गैस के साथ हम लिक्विड को भी ऐड कर सकते हैं और गैस के साथ हम सॉलिड को भी ऐड कर सकते हैं। इसके हम टाइप्स देखें, 4 टाइप का होता है लिक्विड कॉम्प्लेक्स। सॉलिड को हमने लिक्विड में ऐड कर दिया तो सॉलिड लिक्विड कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। जैसे कि सस्पेंशन, सस्पेंशन हमने पढ़ा है कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें क्या है सॉलिड के पार्टिकल्स को, जैसे कि मान लो सैंड के पार्टिकल्स हैं, उसको हमने वाटर में डिसोल्व करवा दिया तो वो क्या है सस्पेंशन फॉर्म हो जाता है। तो उसी तरह से क्या है सॉलिड लिक्विड कॉम्प्लेक्स। सॉलिड गैस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि एरोजोल्स हमने पढ़े अभी, उसमें क्या है सॉलिड या फिर लिक्विड के पार्टिकल को हम क्या है गैस के अंदर डिसोल्व करवाते हैं तो वो क्या है सॉलिड गैस कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। और जो गैस यहाँ पे होती है वो क्या है लिक्विफाइड गैस होती है, मतलब जिसको हमने हाई प्रेशर में रखा जाता है। लिक्विड और लिक्विड कॉम्प्लेक्स, इसका एग्जांपल है इमल्शन। इमल्शन क्या होता है, इमल्शन होते हैं दो लिक्विड को, दो इमिसिबल लिक्विड को हम क्या है मिक्स करते हैं। मान लो हमने ऑयल इन वाटर का सॉल्यूशन बना लिया तो वो क्या है इमल्शन हो गया, या फिर वाटर इन ऑयल, तो ये क्या है लिक्विड को हमने लिक्विड के अंदर डिसोल्व करवा के बनाया है तो वो क्या है लिक्विड लिक्विड कॉम्प्लेक्स, जिसका एग्जांपल है इमल्शन। नेक्स्ट है लिक्विड गैस कॉम्प्लेक्स, लिक्विड को हमने गैस के अंदर मिक्स करवाया और जो फॉर्म हुआ लिक्विड गैस कॉम्प्लेक्स, जैसे कि शेविंग फोम वगैरह होती है, वो सब इसके एग्जांपल हैं। तो ये हैं 4 तरह के लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉलिड। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था तो वहां हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था, सॉलिड क्या होते हैं वो डिस्कस किया था। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम, इनके पास शेप साइज वॉल्यूम सब कुछ फिक्स्ड होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की। दे कांट बी कंप्रेस्ड, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है पार्टिकल के बीच में स्पेस ही बहुत कम होता है तो हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, 2 तरह के सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है बिल्कुल रेगुलर अरेंज होते हैं इस टाइप से कि सारे पार्टिकल एक अच्छे से अरेंज होंगे, जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं बिल्कुल अच्छे से अरेंज हैं। दे हैव इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पे क्या है पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बिल्कुल इरेगुलर होती है, बिल्कुल इरेगुलर होती है। कहीं पे क्या है छोटे पार्टिकल हैं, कहीं बड़े हैं, कहाँ पे और कुछ भी मतलब फिक्स नहीं होता। ऐसे नहीं है कि पार्टिकल्स बिल्कुल एक अच्छी सी रो में लगे हुए हैं या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वो क्या है इक्वल, कोई भी पार्टिकल कहीं भी लगा हुआ होता है। ऑन द कटिंग विद नाइफ दे शो शार्प क्लीवेज, जब हम इनको क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम चाकू की मदद से काटने की कोशिश करते हैं तो इनकी क्या बिल्कुल एक अच्छी सी शार्प क्लीवेज आती है। ऐसे नहीं है कि काटते हुए कोई मुश्किल हो, मतलब बिल्कुल हम कट करेंगे और एक अच्छी सी शार्प क्लीवेज आ जाएगी, सरफेस बहुत स्मूथ होता है। और अमॉर्फस सॉलिड में ऑन द कटिंग विद नाइफ दे हैव इरेगुलर क्लीवेज, जब हम अमॉर्फस सॉलिड को क्या है नाइफ की हेल्प से कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या है सरफेस थोड़ा खुरदरा सा बनता है, यानी कि अगर हम क्रिस्टलाइन को काटेंगे तो कुछ इस तरह का सरफेस आएगा, लेकिन वहीं हम अगर अमॉर्फस को काटेंगे तो कुछ इस तरह का रफ क्लीवेज आएगा यहाँ पे। दे आर ट्रू सॉलिड, जो क्रिस्टलाइन है वो क्या है बिल्कुल ट्रू सॉलिड है क्योंकि यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट है जैसे कि सॉलिड में होती है। अमॉर्फस दे आर फॉल्स सॉलिड, ये क्या है इनके अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल की वो थोड़ी अलग होती है, मतलब बिल्कुल सॉलिड जैसी नहीं होती, तो इनको हम फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं।
क्योंकि ये कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की शो नहीं करता, इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सॉलिड में नहीं होती बल्कि लिक्विड में होती हैं, तो इसीलिए इनको फॉल्स सॉलिड कहते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन क्या, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज सॉलिड की शो करता है। नॉट कंप्रेसिबल एंड हाई रिजिडिटी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है, कंप्रेसिबल नहीं होते, मतलब कि सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते ना, तो क्रिस्टलाइन को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही है। अगर हम इनको कंप्रेस करने की कोशिश भी करेंगे तो उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो ये रिजिड होते हैं। अमरफोस सॉलिड क्या है, कंप्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे क्या है, छोटे बड़े पार्टिकल्स हैं, अरेंजमेंट भी अच्छे से नहीं, अगर हम इनको कंप्रेस करेंगे तो ये क्या है, कंप्रेस हो जाते हैं और लेस रिजिड है, मतलब कि इनकी जो रिजिडिटी है वो लिक्विड जैसी होती है, सॉलिड जैसी नहीं होती। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, शार्प होता है, और एमरफोस में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता। मान लो कोई भी सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस है और इसमें क्या है बी, ये क्या है, एमरफोस है। मान लो ये वाला क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और ये वाला क्या है, एमरफोस सॉलिड है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होगा, ये मेल्ट होना है। अगर मान लो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, दोनों को कंसीडर कर लो। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है तो यहाँ पे ये सिर्फ 99 पे, 101 पे इतना ही इसमें चेंज होगा, यहाँ पे ही ये मेल्ट होंगे। लेकिन ये है एमरफस में, मान लो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, तो ये क्या पता 50 पे ही मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है मतलब इन दोनों में। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है कि जहाँ पे इनको मेल्ट होना है या तो ये उसके बिल्कुल नियर बाय होंगे या फिर उसी टेम्परेचर पे होंगे। लेकिन जो एमरफस सॉलिड होते हैं ये क्या, किसी भी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं आयरन, गोल्ड, और एमरफस के रबर, प्लास्टिक जैसी चीजें क्या है, वो एमरफस सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म कैन बी डिवाइड इनटू 2 ग्रीक वर्ड। जो पॉलीमॉर्फिज्म है हम उसको 2 ग्रीक वर्ड में डिवाइड कर सकते हैं, पोली अलग और मॉर्फ अलग। पोली मीन्स बहुत सारे, मैनी, और मॉर्फ मीन्स फॉर्म, यानी कि जो सब्सटेंस बहुत ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इट इज द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फेज विच हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, इसको ऐसे समझो, एग्जाम्पल कार्बन एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म लाइक ग्रेफाइट एंड डायमंड। जैसे कि कोई भी सब्सटेंस है, कार्बन है मान लो, ठीक है, तो इसकी जो ये क्या है, बहुत सारी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट में भी एग्जिस्ट करेगा, डायमंड में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसकी क्या है, कई सारी अरेंजमेंट होती हैं, यानी कि कई फॉर्म में अरेंज होता है। और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होगी, मान लो ऐसे है ए बी, इसमें क्या है अरेंजमेंट कुछ और होगी, मान लो बी ए, मतलब कि इसमें अरेंजमेंट अलग होगी मॉलिक्यूल्स की, इसमें अलग होगी। इसका मतलब कि जो एक ही सब्सटेंस क्या है वो कई फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट भी उसकी हर फॉर्म में अलग अलग रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसका क्लासिफिकेशन किया हुआ है 2 टाइप्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स इन एंटियोट्रोपिक in which one polymorph can be converted into another by changing temperature and pressure। अब इसको ऐसे समझो कि जो ग्रेफाइट है, जो डायमंड होता है वो क्या है, ग्रेफाइट में कन्वर्ट किया जा सकता है उसमें, यानी कि ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमने टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके वन फॉर्म से क्या है अनदर में जा सकता है सब्सटेंस। इसका मतलब कि ये रिवर्सिबल है। नेक्स्ट है मोनोट्रोपिक, when polymorph cannot be converted or to do undergo reversible transformation it is irreversible। मोनोट्रोपिक क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि डायमंड को हम ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो क्या है, डायमंड पे नहीं कन्वर्ट हो सकता, यानी कि जब हम इस वन फॉर्म को अनदर फॉर्म में नहीं भेज सकते तो उसको बोलते हैं मोनोट्रोपिक, वो एक ही फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसका मतलब कि ये प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको समझ में आया हो। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।